Hi, starting with the name of Allah, who is most gracious and the most merciful. The topic we are going to discuss today is about the partial wave analysis. As in the last lecture we had discussed about that the ratio of incident cross section area over scattered cross section area is equals to the स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ स्कैटरिंग वेव एम्पलीट्यूड कि हमारे पास जो इंसिडेंट क्रॉस सेक्शन एरिया था उसकी रेशियो विद रिस्पेक्ट टू स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर होती है स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ वेव एम्पलीट्यूड के। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम इस स्कैटर्ड वेव एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करके हम इन दो क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर सकें। तो फर्स्ट हमारा स्टेप इस टॉपिक में ये होगा कि पार्शियल वेव एनालिसिस के थ्रू हम स्कैटर्ड वेव एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करें। तो इन दिस एनालिसिस द इंस्टेंट प्लेन वेव इज़ टेकन टू बी इक्विवेलेंट टू द सुपरपोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फेरिकल वेव्स। हम यहाँ पर जब भी कोई वेव किसी भी पोटेंशियल पर स्ट्रक करवाते हैं तो वो हमारे पास एक प्लेन वेव होती है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन वेव्स आई और जब वो स्ट्रक की किसी भी पोटेंशियल से तो वो कन्वर्ट हो गई इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फेरिकल वेव्स में। और हर एक इंडिविजुअल स्फेरिकल वेव हमारे पास पार्शियल वेव कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लॉट ऑफ नंबर ऑफ स्फेरिकल वेव्स आ गई तो इनमें से हर एक इंडिविजुअल वेव हमारे पास पार्शियल वेव का नाम रखेगी। तो ईच स्फेरिकल वेव इज़ कॉल्ड पार्शियल वेव। इन पार्शियल वेव एनालिसिस we do not limiting the strength of scattering potential and calculate the exact value of scattering wave amplitude by matching to equation 1.4। हम यहाँ पर जो स्कैटरिंग पोटेंशियल होगा, जिस पोटेंशियल के ऊपर हम किसी भी इंसिडेंट वेव को टकराएंगे, हम उसको किसी भी लिहाज से लिमिट करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के एसिम्पटोटिक सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके हम स्कैटर्ड वेव एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करें। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर स्फेरिकल सिमेट्री पोटेंशियल VR इज इक्वल टू VR इज गिवन एज। यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो कि डिपेंड करता है जस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स एंड द डिफाइंड सेंटर पॉइंट्स पे। मतलब दो पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल सिर्फ उनके डिस्टेंस के उन दो पॉइंट्स के दरमियान के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारे पास किसी भी तरीके से स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल आ जाए तो हम तीन फैक्टर्स को यूज़ करते हैं इस फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करने के लिए। वो हमारे पास तीन फैक्टर्स कौन से होते हैं? सबसे हमारे पास पहले होता है रेडियल कंपोनेंट, उसके बाद होता है हमारे पास थीटा जिसको हम कहते हैं को एल्टीट्यूड एंगल, और उसके बाद एक फाई जिसको हम कहते हैं एजीमुथल एंगल। हम स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल के अंदर जब भी किसी फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम इन तीन फैक्टर्स को तीन पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे उसको सॉल्व आउट करने के लिए या ऑब्ज़र्व करने के लिए। हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल के R into R which is called as the radial component and theta into theta which is called as co-altitude angle part and the phi into phi which is called as the azimuthal angle part। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे पास वेव फंक्शन की कंडीशन को डिफाइन करेगा जो कि इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रही होगी। हमारे पास अब तीन पार्ट्स आ चुके हैं, रेडियल पार्ट, को एल्टीट्यूड पार्ट एंड एजीमुथल एंगल। हम यहाँ पर करते हैं कि दो ये जो पैरामीटर्स हैं इनको हम ग्रुप अप कर लेते हैं। जब इन दोनों को ग्रुप करेंगे तो हमारे पास जो एक सिंपल एक ग्रुप बन जाएगा उसको हम कह देते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक पार्ट। मतलब कि जो ग्रुप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा वो हमारे पास स्फेरिकल हार्मोनिक पार्ट का नाम रखेगा और उसको हम YLM थीटा इंटू फाई से शो करेंगे। हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा कुछ इस तरह की फॉर्म को अचीव कर लेगा, अटेन कर लेगा। In equation 1.11, YL into M theta phi gives the spherical harmonic part and U into
R into R satisfy the radial equation. As I had discussed earlier, the same statement given here. So हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी उसकी कुछ हालत इस तरह की आ जाएगी, जो कि हमारे पास शो करेगा सेंट्रीफ्यूगल टर्म को, ये हमारे पास पोटेंशियल को शो करेगा उस सिस्टम के। और यहाँ पर सेम स्टेटमेंट का है कि L इज़ द एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड U इज़ द वेव फंक्शन लाइक साई। हम यहाँ पर साई की जगह U एज अ वेव फंक्शन यूज़ करेंगे। तो स्कैटर्ड वेव एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम सपोज करेंगे कि हमने स्पेस के अंदर एक पोटेंशियल सोर्स को रखा जो कि एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर पोटेंशियल अप्लाई कर रहा था, और जैसे जैसे इस पोटेंशियल सोर्स से दूर जाते जाएंगे तो इसकी रीजन और पोटेंशियल पावर कम होती जाएगी आने वाले पार्टिकल के ऊपर। और हम यहाँ पर दो कंडीशन या दो पॉइंट्स को स्टडी करेंगे टू फाइंड आउट आवर स्कैटर्ड वेव एम्पलीट्यूड। पहली कंडीशन हमारे पास है कि आर रियली ग्रेटर देन 1 विच इज़ रेडिएशन जोन, एंड द सेकंड वन इज़ वी इज़ इंटरमीडिएट रीजन जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो हम स्कैटर्ड वेव एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कंसर्न करते हैं रेडिएशन जोन की तरफ, जहाँ पर के आर इज़ रियली ग्रेटर देन 1। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर आर हमारे पास बहुत लार्ज होगा, तो हमारे पास पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर वीक हो जाएगा ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस, और ऑटोमेटिकली हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल टर्म भी निग्लिजिबल हो जाएगी। अगर ये दोनों टर्म्स हम ज़ीरो के बराबर इक्वेशन 1.12 में पुट करें, तो इक्वेशन 1.12 को पुट करें और इसको रीअरेंज करें तो वो कुछ इस तरह की उस फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ हमने क्या किया, हमने 2m को उधर जाके मल्टीप्लाई किया और एच कट स्क्वायर को वहाँ जाके डिवाइड किया, तो हमारे पास ये कंडीशन आई इक्वेशन 1.12 की। और हम जानते हैं कि वेव वेक्टर की वैल्यू ये है, और अगर हम इसकी जगह पर k पुट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और तो हमारे पास इक्वेशन 1.13 आ जाएगी। और इक्वेशन 1.13 जो हमारे पास आई वो हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर हेमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कुछ इक्वेशन 1.14 देगी। और यहाँ हमारे पास दो वेव्स के लिए सॉल्यूशंस आए हैं। फर्स्ट हमारे पास इनकमिंग वेव और सेकंड हमारे पास आउटगोइंग वेव। जो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर है वो हमें इनकमिंग वेव को शो करेगी, और जो हमारे पास पॉजिटिव वाली पावर है वो हमारे पास आउटगोइंग वेव को शो करेगी। यहाँ पर C और D इन वेव्स की एम्पलीट्यूड को शो करेंगे, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट हमारे पास इन वेव्स की फेज़ को शो करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि स्कैटर्ड पोटेंशियल के अंदर जब भी कोई वेव एंटर हो तो उसकी एम्पलीट्यूड ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हेयर फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द आउटगोइंग स्फेरिकल वेव and the second term represents the incoming wave, which is not possible because i.e. d approaches to 0। जैसे ही वो वेव उस पोटेंशियल सोर्स के अंदर आएगी तो उसकी एम्पलीट्यूड ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 1.14 के अंदर जो टर्म थी d वाली वो ज़ीरो के बराबर हो गई। तो इक्वेशन 1.14 कुछ हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी। और फर्दर सी को हम कैलकुलेट करें बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से, तो उसकी वैल्यू हमारे पास बहुत समाल आती है। अगर उसकी वैल्यू बहुत समाल है तो हम उसको यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर निगलेक्ट कर दें तो वो इक्वेशन हमारे पास जो यू आर वाली है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी। जैसे कि हम पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि यू इज इक्वल्स टू आर इंटू आर विच सेटिस्फाइज द रेडियल इक्वेशन। तो हम आर और रेडियल पार्ट को यहाँ पर शो कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं ई की पावर एटा के आर से बाय द फॉर्मूला गिवन अबव। तो दिस रिलेशन होल्ड्स फॉर रेडिएशन जोन के आर रियली ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास जो इक्वेशन 1.15 आई ये हमारे पास फॉर्मूला होल्ड करता है जब हम स्टडी कर रहे हों एक रेडिएशन जोन को जो कि उस पार्टिकल की पोटेंशियल रेंज की बाउंड्रीज़ के ऊपर लाई कर रहा हो। तो अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे पास है इंटरमीडिएट रीजन। जैसा कि इंटरमीडिएट रीजन के ऊपर भी हमारे पास पोटेंशियल ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, बिकॉज नाउ इन द इंटरमीडिएट रीजन वेयर आर इज़ लार्ज देन वी आर कैन बी निगलेक्टेड। जैसे कि इंटरमीडिएट रीजन में भी हमारे पास आर बहुत लार्ज है तो हम पोटेंशियल को निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल टर्म विल नॉट अप्रोच टू ज़ीरो।
लेकिन सेंट्रीफ्यूगल टर्म हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच नहीं करेगी। सो इक्वेशन 1.12 विल बिकम, अब हम जाते हैं अपनी इक्वेशन 1.12 की तरफ। यहाँ पर अगर हम वी आर को ज़ीरो पुट कर दें, लेकिन इसको हम ज़ीरो के बराबर पुट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एच कट स्क्वायर और 2m और यहाँ से एच कट स्क्वायर और 2m को कॉमन लेंगे और उस तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1.12 कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगी। और अब हम H2ME और एच कट स्क्वायर को के स्क्वायर के बराबर पुट कर देंगे इस रिलेशन के थ्रू। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है वो कहलाएगी बेसल फंक्शन इक्वेशन। सेम इन द कंडीशन जब हम बात कर रहे थे रेडिएशन जोन के अंदर, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो थी सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि वो सॉल्यूशन हमारे पास इनकमिंग और आउटगोइंग वेव को शो करें। तो सेम हम कोशिश करेंगे इसमें भी कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करके इनकमिंग और आउटगोइंग वेव्स के वेव फंक्शंस को हासिल कर सकें, ताकि उनको सॉल्व आउट करके हम अपनी वेव एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट कर सकें। बट जैसा कि हमारे पास ये एक बेसल फंक्शन इक्वेशन है, तो इसके पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो हमारे पास कॉम्बिनेशन होंगे स्फेरिकल बेसल फंक्शन के। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर ए और बी उन वेव्स की एम्पलीट्यूड को शो करेंगे, और हमारे पास पोटेंशियल सोर्स से उस वेव तक का रेडियस या डिस्टेंस या पॉइंट कहलाएगा, और जीएल हमारे पास होगा स्फेरिकल बेसल फंक्शन, और एनएल हमारे पास होगा न्यूमन्स फंक्शन। और जब हम आर यहाँ से कॉमन ले लें और यू आर को आर से जाकर डिवाइड करें तो वो बराबर हो जाएगा आर इंटू आर। तो या इस रिलेशन के थ्रू, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। However, neither GL sin function nor Newman function represents an outgoing or incoming wave। जैसा कि यहाँ पर न्यूमन फंक्शन और स्फेरिकल बेसल फंक्शन इनकमिंग और आउटगोइंग वेव को शो नहीं कर रहे, लेकिन हमें तो चाहिए था कि कोई ऐसा सॉल्यूशन आए कि जो हमें इनकमिंग और आउटगोइंग सॉल्यूशंस दे, वेव फंक्शंस दे, ताकि उनको हम सॉल्व आउट करके एक scattered wave amplitude को find out कर सकें। But here what we need are the linear combinations analogous to outgoing waves and incoming waves। अब हमें कुछ इस तरह के linear combinations चाहिए जो कि हमें इनकमिंग और आउटगोइंग वेव्स के वेव फंक्शंस दें, और जो हम यहाँ पर फंक्शंस यूज़ करेंगे वो हमारे पास होंगे स्फेरिकल हैंकेल फंक्शंस। हमारे पास पहला है स्फेरिकल हैंकेल फंक्शन जो कि हमारे पास इनकमिंग वेव को शो करेगा, और जो सेकंड हमारे पास स्फेरिकल हैंकेल फंक्शन होगा वो हमारे पास आउटगोइंग वेव को शो करेगा। एट लार्ज और फर्स्ट स्फेरिकल हैंकेल फंक्शन विल गोज लाइक दिस, वेयर एज second spherical Hankel function will goes like this। For outgoing waves we need spherical Hankel function of first kind। मतलब कि हमें यहाँ पर आउटगोइंग वेव के लिए फर्स्ट टाइप ऑफ स्फेरिकल हैंकेल फंक्शन चाहिए, जैसा कि हम इसको ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुके थे। तो हमारे पास ये रेडियल पार्ट की जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें CL is a coefficient where HL1 into K of R is a spherical Hankel function of first kind which is representing the outgoing wave। Thus the exact wave function equation 1.11 in the intermediate region for V is equals to 0 become। अब इंटरमीडिएट रीजन जिसमें पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 है, हमारे पास जो कि इक्वेशन थी 1.11 ये वाली, उसमें अगर अब हम रेडियल पार्ट की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी, जिसमें हमने रेडियल पार्ट की ये वाली वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास स्फेरिकल हार्मोनिक्स एज इट इज़ रहे। इस इक्वेशन में ए हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेव कहलाएगा, ई इंटू एटा के जी हमारे पास इनकमिंग वेव है, और ये वाला पार्ट हमारे पास आउटगोइंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला वेव फंक्शन हमारे पास इनकमिंग और आउटगोइंग वेव का सम है। एज
VR is the spherically symmetric potential, so scattering wave function must not depend on phi. जैसा कि हम जानते हैं कि वी आर हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल है, और स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल सिर्फ डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स एंड डिफाइंड सेंटर पॉइंट्स। अब जैसा कि स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसकी डिपेंडेंस अपॉन फाई तो नहीं रहेगी। जब उसकी डिपेंडेंस ऑन फाई नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास m इक्वल्स टू 0 अप्रोच कर जाएगा। और जब हम स्फेरिकल हार्मोनिक पार्ट के अंदर m को 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा √2l+1 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू PL cos थीटा। हमारे पास ये PL cos थीटा के बराबर बन जाएगा। आल्सो फॉर वेरी लार्ज आर, बहुत ही ज़्यादा लार्ज पोजीशन वेक्टर की वैल्यू के लिए जो हमारे पास स्फेरिकल हैंकेल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड होगा वो अप्रोच कर जाएगा कुछ इस फॉर्म में, जिसमें माइनस आयोटा की पावर l+1 इंटू ई की पावर आयोटा के आर डिवाइडेड बाई के आर होगा। और अब जब हम इस फर्स्ट स्फेरिकल हैंकेल फंक्शन की वैल्यूज़ इस रेडियल वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और इस रेडियल इक्वेशन की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आएगी इक्वेशन 1.16 होगी। इसमें सिमिलरली हम ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स की जो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी इनको भी हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक फ़ाइनल जो इक्वेशन अचीव हुई हमारे पास वो ये वाली हुई। और यहाँ पर फाई मिसिंग है क्योंकि हमने यहाँ पर कह दिया था कि m इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो हमारे पास स्फेरिकल हार्मोनिक्स का जो पार्ट होगा उसमें फाई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1.16 आई, ये वो इक्वेशन है जिसकी हमने स्टार्ट में बात की थी कि हम कोशिश करेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक एसिम्प्टोटिक फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करें और इसको फिर जनरल सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करके हम स्कैटरिंग वेव एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट कर सकें। अब हमारे पास ये आ चुकी है और हम अब इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1.23 के साथ, जो कि हमने यहाँ पर इक्वेशन 1.17 के नाम से रिप्रेजेंट की है। अब हम जिन दोनों अगर इक्वेशन को 1.16 और 1.17 को कंपेयर करें और यहाँ से करें तो e की पावर आयोटा की जी और e की पावर आयोटा की जी एक दूसरे से कैंसिल, a और a आपस में कैंसिल, और e की पावर आयोटा के आर और e की पावर आयोटा के आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और हम यहाँ से k को समीशन के बाहर कॉमन ले लेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो इसको रीअरेंज करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो हमारे पास इक्वेशन होगी इक्वेशन 1.18 और द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन टर्म ऑफ पार्शियल वेव एम्पलीट्यूड इज़, हमारे पास जो स्कैटरिंग वेव एम्पलीट्यूड फाइनल फॉर्म में आ गई वो ये है। अब हमने स्कैटरिंग वेव एम्पलीट्यूड तो फाइंड आउट कर ली। अब हमने जो पीछे लेक्चर में लास्ट लेक्चर में फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे उनमें हम स्कैटर्ड वेव एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शन अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला था, इसके अंदर हम स्कैटर्ड वेव एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये वाली वैल्यू प्लग करेंगे और तो हमारे पास जो फाइनल एक फार्मूला हमारे पास क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। तो हमने जो दूसरा इस फॉर्मूले को मज़ीद भी मॉडिफाई करें तो इस फॉर्म में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी अगर हम सेम स्कैटरिंग वेव एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ पुट कर दे तब भी हमारे पास स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन की वैल्यू, टोटल क्रॉस सेक्शन की वैल्यूज़ कुछ इसी फॉर्म में आएंगी जो कि इक्वेशन 1.19 से प्रेजेंट की हैं। So in this lecture we dig out the value of scattered amplitude, and using the scattered amplitude values we find out the total cross section area. So if you have any queries related to the topic you can let us know in the comment section. Soon we will meet up with the lecture regarding the Born approximation, which is the second way of finding out the scattered amplitude which is necessary to find out the total cross section area.